दोस्तों, पैसे कमाना और उसे बचाना एक कला है। जब उनके पास ज्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब बिहेवियर के कारण वो उसे गवा देते हैं। जैसे अमीर होने का शो ऑफ करना, फालतू में गैर जिम्मेदाराना तरीके से पैसे खर्च करना, और इसका नतीजा ये निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंक करप्ट यानी कंगाल हो जाते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि ऐसे लोग पैसों की वैल्यू नहीं समझते और वो अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को समझते हैं। मॉर्गन हाउसेल एक बेहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर भी हैं। ये बुक हमें केवल द साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं बताती, बल्कि ये हमें और भी कई लेसन सिखाती है, जैसे कि पैसे कैसे जोड़ना सीखें, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, डोंट वेस्ट मनी यानी पैसे बर्बाद मत करो। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ऑर्थर मॉर्गन हाउसेल अपनी बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था, उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एक्जीक्यूटिव आया करता था, जिसने अपनी यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली थी, लेकिन वो पैसे की कदर नहीं करता। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वो हर समय अपने पास नोटों के बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। ऑर्थर मॉर्गन हाउसेल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वो इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्कों को समुद्र में फेंकता है और गेम खेलते हैं कौन गोल्ड कॉइन कितना दूर फेंक पाता है। पैसों के साथ उसका ये व्यवहार उसे जल्दी बैंकक्रप्ट बना देता है। ऑर्थर मॉर्गन हाउसेल अपनी बुक में दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका के एक गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्ष तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्ष तक फर्श पर झाड़ू लगाया, लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 साल बाद हुई, उसके चर्चे देश विदेश न्यूज चैनल और अखबारों में होने लगे, क्योंकि मरते समय उस साधारण से सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान कर दिए थे। बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा कहां से आया? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था। अब ऑर्थर मॉर्गन हाउसेल उस टेक्नोलॉजी एक्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसे को अर्नेट करना और उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं, पैसे की प्रति आपका रवैया क्या है, और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। जहाँ एक टेक्नोलॉजी एक्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो गया यानी कंगाल हो गया, वही एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है। पैसे कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। नो वन इज क्रेजी यानी कोई भी मूर्ख नहीं है। ऑर्थर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं है। असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। ये काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हजार रुपए भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचाकर रखना चाहिए, जो कि वो लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसे को सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कई ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारी पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट को खरीदते हैं। आपको ये बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वही चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सपना है। ऑर्थर मॉर्गन हाउसेल इस कहानी के जरिए लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो व्यक्ति गरीब क्यों ना हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वो अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल सीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वो अपने फैसले सिचुएशन और इमोशन से इंप्रेस होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूं वो आपको
आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या ये भी हो सकता है जो फैसले आप ले वो मुझे मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपनी सिचुएशन और इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखते हुए अपने पैसों को किस तरह से मैनेज करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टीजियस कंसल्टिंग फर्म मैकेंसी के सीईओ बने थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल संपत्ति $100 मिलियन थी, जिसे वो चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे ही बैठे 2 घंटे में 1 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन वो इतने पैसे से खुश नहीं थे, वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमैन सैच इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वो लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रिपुटेशन मिट्टी में मिल गया। वह बोर्ड मीटिंग में मिली सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे, जो कि इलीगल था। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझाना चाहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरे फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते ही नहीं है, एक फाइनेंशियल गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज्यादा अपने परिवार एवं सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज्यादा पैसों का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ओडी है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मनी कंपाउंडिंग, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के सब्जेक्ट में लेखक का कहना है कि वारेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय उनकी नेट वर्थ $86.5 बिलियन है। इसमें कोई शक नहीं है, आज के समय में वारेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं। लेकिन उनके जीवन से ये सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वहीं वारेन बफेट उस समय $9.3 मिलियन के मालिक थे। इस एग्जाम्पल को देखकर ये कहा जा सकता है कि वारेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करना है, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा। गेटिंग रिच एंड स्टेइंग रिच, अमीर बनना और अमीर बने रहना। आर्थर मॉर्गन हाउसेल अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बने रहने के विषय में उनका कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया लेकिन समय बीतने के बाद ही ब्रोक हो गए, अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके। इसलिए अपने कैरियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम लंबे समय तक सरवाइव कर सकें। इसे समझने के लिए वारेन बफेट का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वारेन बफेट के साथ ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया लेकिन वारेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसका मेन रीजन ये रहा कि वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो लोग फेल हो गए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी से हमें सीखने को मिलता है अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन कंटिन्यू अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, पैसे की इज्जत करना, उन्हें सही जगह पे इस्तेमाल करना। आपके पास जो भी है उसी में खुश रहना सीखें, ज्यादा हम्बल बनने की कोशिश ना करें। दोस्तों, ये थी आर्थर मॉर्गन हाउसेल द्वारा लिखी गई द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक। आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।